सारे एक्स एक जैसे ही होते हैं। अरे रुको रुको रुको, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा वाई क्रोमोसोम कह रहा है। अब कह तो रहा है पर उसको देखना पड़ेगा ना, सच बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। तो आओ यार देखते हैं कि आखिर हमारा वाई क्रोमोसोम सब बोल क्यों रहा है कि सारे एक्स एक जैसे होते हैं। तो इसी बात को देखने के लिए आज का हम जो टॉपिक लेंगे वो होगा सेक्स डिटर्मिनेशन का, और इसमें हम एक्स पढ़ेंगे, वाई पढ़ेंगे, और सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, एक चाइल्ड का सेक्स कैसे डिफाइन होता है उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। अब आप लोग कह रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि सर जब भी हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हम सेल पढ़ते हैं, क्योंकि बेसिक तो वही है ना कि बायोलॉजी जहाँ भी स्टार्ट होती है सेल से स्टार्ट होती है। तो रुको जरा, हम भी बायोलॉजी पढ़ेंगे, हम बायोलॉजी में सेल भी स्टार्ट करेंगे। पर हुआ ये कि जब मैंने अपना पहला वीडियो डाला तो उसमें मैंने एक टॉपिक लिया था सेक्स डिटरमिनेशन का, थोड़ा समझाने के लिए लिया था, पढ़ाया कुछ नहीं था उसमें। पर उसके बाद मुझे याद आया कि वो टॉपिक जो है वो 12th का है, और कुछ दिनों में 12th के बोर्ड आने वाले हैं। तो अब होगा ये कि मैं वीडियो बनाने स्टार्ट करूंगा, पढ़ाना भी स्टार्ट करूंगा, पर जब तक मैं सेक्स डिटरमिनेशन के टॉपिक में पहुंचूंगा तब तक 12th के बोर्ड निकल जाएंगे और वो ज़्यादा यूजफुल हो नहीं पाएगा। तो मैंने सोचा कि पहले इस टॉपिक को यहाँ ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा सेक्स डिटरमिनेशन का। तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मेंटल माइंड एकेडमी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक हमारा होगा सेक्स डिटरमिनेशन का। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जब हम सेक्स डिटरमिनेशन की बात करते हैं तो बेसिकली ये बात करते हैं कि जो फीटस है उसका जो जेंडर है, या होने वाला जो बच्चा है उसका जेंडर मेल होगा या फीमेल होगा। तो इसमें सबसे बड़ा जो बात होती है वो ये होती है कि उसके अंदर क्रोमोसोम्स कौन कौन से होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रोमोसोम क्या बला है। जो पढ़ रहे हैं या जो पहले पढ़ चुके हैं या बेसिक क्लास से ऊपर हैं उनको तो पता होगा क्रोमोसोम क्या होता है। तो चलो मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। अब हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शनिंग जब होती है तो उसके लिए एक केमिकल जिम्मेदार होता है। वो केमिकल डिफाइन करता है कि हमारी बॉडी में कौन कौन से रिएक्शंस होंगे, कौन कौन सी एक्टिविटी होंगी और कौन कौन से बॉडी कैसे फंक्शन करेंगे। उसको बोला जाता है डीएनए। सो द जेनेटिक मटेरियल दैट वी हैव, द डीएनए, वो डिफाइन करता है कि हमारी बॉडी में कैसे फंक्शंस होंगे। अब डीएनए बेसिक सेंस में बोला जाए तो एक धागे के जैसा होता है। अब आप लोगों ने घरों में देखा होगा ना कि जो धागा होता है वो अगर उसको फैला हुआ छोड़ दें तो वो उलझ जाता है, कहीं भी पड़ा रहता है। वैसे ही हमारी बॉडी में डीएनए एक धागे के जैसा होता है। अब उसको खुला तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर खुला छोड़ेंगे तो इधर उधर फैल जाएगा, कोई काम का नहीं होगा। अब घरों में क्या होता है, हमारे घरों में जो धागा होता है या दर्जी के पास जो धागा होता है उस धागे को गिड्डियों में लपेट के रखा जाता है ना। आप लोगों ने देखा होगा कभी भी मम्मी या कोई भी जब सिलाई करती हैं तो उस गिड्डी में से धागा निकालती हैं, उसमें गठान लगाती हैं, उसके बाद सिलाई करती हैं। तो वो जो गिड्डी है वो स्टोरेज का काम करता है। धागा को लपेट के रखा है, मतलब धागा उसमें स्टोर हो रहा है। वैसे ही एक और एग्जाम्पल है, जब आप लोग पतंग उड़ाते हो तो पतंग की जो धागा होती है उसको किसी में डोरी को लपेट के रखते हैं ना। गाँव में मैंने देखा है कि बच्चे बॉटल में या किसी लकड़ी में लपेट के रखते हैं, या उसके लिए अलग से व्हील आते हैं उसमें भी लपेट के रखते हैं। तो वो सब क्या है, उस धागे को सहेज के या सेफ रखने के तरीके हैं। क्या होता है बेसिकली, अगर मेरे पास एक बहुत लंबा धागा है तो मैंने क्या किया, इसको इस फॉर्म में कॉइल कर लिया। जब मेरे को चाहिए होगा मैं उसकी अनकॉइलिंग करूंगा, उसको निकाल लूंगा, यूज कर लूंगा। वैसे ही हमारा डीएनए होता है। हमारा डीएनए भी एक लंबे धागे के जैसा है जिसमें कोड लिखे होते हैं बेसिकली। तो मान लो ये अगर मेरा डीएनए है और इस डीएनए में बहुत सारे कोड लिखे हैं। अब इस लंबे से धागे को, सेल तो बहुत छोटा होता है ना, उसके अंदर फिट करना होगा, उसके अंदर रखना होगा, खुला तो छोड़ नहीं सकते हम। तो हम क्या करते हैं, इसको कंडेंस करते हैं और इसको कॉइलिंग करके रखते हैं। जैसे हमने ये यहाँ धागे के लिए गिड्डी बनाई, वैसे डीएनए को कंडेंस करते हैं और उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। वो कुछ ऐसा दिखता है। और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमोसोम।
अब एक सेल के अंदर इतना डीएनए होता है या इतना लंबा धागा होता है कि एक सेल में ऐसे 46 क्रोमोसोम बन सकते हैं। कितने नंबर बन सकते हैं? 46 क्रोमोसोम बन सकते हैं। ठीक है। और ऐसे हमारी जो बॉडी बनी है तो मल्टी सेलुलर है ना, ऐसे हमारी बॉडी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है, तो कितना वास्ट अमाउंट ऑफ डीएनए हमारे अंदर होगा वो सोच के देखिए। तो हर सेल के अंदर डीएनए को इस तरह से कॉइल करके रखते हैं और क्रोमोसोम कुछ नहीं है, सिर्फ डीएनए जो कॉइल फॉर्म में है उसी को हम क्रोमोसोम नाम दे देते हैं। ये भी डीएनए ही है बट अलग स्ट्रक्चर में है, इसलिए इसका नाम अलग है। तो जब भी बॉडी की कोई फंक्शनिंग होती है तो इसमें से का कोई पार्ट फंक्शन करता है और उसी को हम बोलते हैं कि डीएनए वर्क कर रहा है या क्रोमोसोम वर्क कर रहा है। तो हमारे पास एक सेल के अंदर बेसिक कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है। अब इन 46 क्रोमोसोम में क्या हुआ, सारे के सारे एक जैसे नहीं होते हैं। क्या हुआ ना, एक बार इन लोगों ने पंचायत बैठाई, कहते हैं कि यार अपन एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा सबका काम बांट लेते हैं। तो उसमें से क्या होता है, एक मुस्तैद टाइप का आदमी है, जैसे होता है ना हर घर में या शादी वादी होती है, वहाँ पे एक फूफा जी होते हैं जो गुस्सा हो जाते हैं, वो कहते हैं कि सब कुछ नहीं मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, मैं जो बोलूँगा वही होगा। या कोई होते हैं बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं मैं ही सही हूँ। वैसे हमारे पास एक मुस्तैद टाइप का आदमी निकला, उसको हमने बोला वाई। अब ये वाई बड़ा इगोइस्टिक टाइप का आदमी, जैसे फूफा जी होते हैं ना मुंह फुला के बैठ जाते हैं, ये वाई ये भी बड़ा इगोइस्टिक है। ये कहता है कि नहीं मैं तुम लोग के साथ नहीं रहूंगा, मैं अलग रहूंगा, मैं तुम लोग से अलग ग्रुप बनाऊंगा, मैं अलग ही काम करूंगा। तो फूफा जी को वैसे भी कोई गुस्सा नहीं करना चाहता है ना, सब मनाने ही चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है यार हम तुमसे बहस नहीं करते, तुम जाओ, तुमको जो करना है करो। अब फूफा जी क्या है ना कि अकेले नहीं आए, फूफी थी इनकी साथी फूफी इनसे बड़ा प्यार करती थी। फूफी ने कहा कि अब क्या करें यार, जैसा भी है पति है हमारा, थोड़ा इगोइस्टिक है मान लेते हैं, ठीक है हमारा पति है, मैं किसके साथ जाती हूँ। इसकी फूफी कौन थी? हमारी फूफी थी एक्स। तो इन दोनों ने क्या कहा, हम अलग ही रहेंगे, नहीं हम थोड़े से वाई इगोइस्टिक है, इसलिए कहा पढ़ा होगा ना थंबनेल में पढ़ा होगा, वाई नार्सिसिस्ट है। नार्सिसिस्ट मतलब सेल्फ सफिशिएंट टाइप, मैं जो बोलूंगा वही होगा, मैं ही सबसे सही हूँ। वाई है नार्सिसिस्ट है वाई। अब एक्स थोड़ी बेचारी सी है, वो कहते हैं कि ठीक है यार जैसा भी है जो भी है भगवान का दिया हुआ है, जोड़ी तो ऊपर से बनती है, अब साथ में चल लेते हैं। तो एक्स भी इसके साथ में आ गई। तो बाकी यहाँ कितने बचे? 46 में से वो जो 44 थे उन्होंने कहा कि एकता में शक्ति है, हम साथ में रहेंगे। उन्होंने कहा अपने आप को एक अलग ग्रुप बना लिया, ये 44 अलग ग्रुप में आ गए और ये जो दो थे ये अलग आ गए। ठीक। तो इन्होंने कहा जो बाकी 44 बचे हैं उनको एक नाम दे दिया गया, इनको बोला ऑटोसोम्स। और ये फूफा और फूफी जो थोड़े से मूड वाले हैं इनको हमने नाम दिया एलोसोम्स। अब जो बाकी लोग हैं ऑटोसोम्स हैं, वो क्या करते हैं, बॉडी की पूरी फंक्शनिंग जितने भी, जैसे कि बहुत सारे बॉडी की फंक्शंस हैं, जैसे सर के बाल का कलर क्या होगा, या हमारे आंखें कैसी होंगी, आंखों का कलर कैसा होगा, कान कैसे होंगे, नाक कैसी होगी, हमारी हाइट कितनी होगी, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, अनगिनत फंक्शन हैं। सारे फंक्शन क्या करते हैं, ये 44 ये जो 44 ऑटोसोम्स हैं ये कवर करते हैं। अब ये फूफा लोग होता है ना, करते करते कुछ नहीं है ज़्यादा, पर मुंह फुला के बैठते हैं, वही काम यहाँ भी इनका है। जो ये बाकी 1 पेयर बचा है एक्स और वाई, इनका ज़्यादा कोई खास काम नहीं है। इन्होंने क्या कहा, हम सिर्फ एक काम करेंगे, हम ये डिफाइन करेंगे कि भैया सेक्स क्या होगा बच्चे का। वो होते हैं ना फूफा जी कहते हैं कि नहीं ये रस्म होनी चाहिए, होगा, वही काम यहाँ भी है। एक्स और वाई कहेंगे कि नहीं ये जेंडर होना चाहिए, हम डिसाइड करेंगे, वही काम है। बाकी तुम अपना देख लो, हम तो बस भैया एक ही काम करेंगे, हम डिसाइड करेंगे जेंडर क्या होता है। ठीक। तो वही बात है, इन्होंने अपने आप के लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन डिसाइड किया, इसको बोलते हैं सेक्स डिटरमिनेशन। तो इनको बोला गया सेक्स क्रोमोसोम। बाकी के 44 दुनिया भर का काम करें, हम सिर्फ एक काम करेंगे। वो क्या काम होगा, सेक्स डिटरमाइन करेंगे या बच्चे को बताएंगे कि लड़का है या लड़की है, बस। ठीक। अब हमारे पास क्या है, 44 तो ऑटोसोम्स हैं,
बाकी बचे दो, X और Y। अब क्या होता है, हमको जोड़ी में रखना होता है। मेल के अंदर भी दो है ना, तो ये 22 पेयर्स हैं ऑटोसोम्स, और सेक्स क्रोमोसोम भी पेयर में है। पर पेयर में क्या हुआ, अब ये दो हैं, X है Y है, इनके पेयर में बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। बेसिकली 3 पॉसिबिलिटी होती हैं, उसको हम आगे देखते हैं। क्या पॉसिबिलिटी होगी, हमने क्या लिया, एक X है एक Y है, इसकी 3 पॉसिबिलिटी होती हैं। या तो Y होगा, या तो X होगा, या तो X Y होगा। यही 3 पॉसिबिलिटी है। अब मजे की बात यह है कि फिलहाल हमारे नेचर में Y पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि इवोल्यूशन के ड्यूरेशन में पहले कभी Y पॉसिबल रहा हो, या कोई आउटकम देता रहा हो, या इसका कोई फिनोटाइप रहा हो, बट अभी के टाइम में ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं। हमारे पास बचे क्या, दो, या तो XX बचा या XY बचा। ये हमारे हो जाते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। ये जो कंडीशन है, देखिए, जहां YY है या XX है, इसमें जो दोनों गैमीट हैं या जो दोनों क्रोमोसोम हैं वो सेम है। इसको बोला जाता है होमोगैमीट। क्या बोलते हैं, होमोगैमीट। होमोगैमीट दोनों सेम, होमो यानी सेम। अब एक एग्जांपल आजकल के टाइम में बहुत चलता है ना, होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी बेसिक कुछ ज्यादा बहुत वास्ट नहीं है। होमोसेक्सुअलिटी बस इतना है, जब एक ही जेंडर के दो लोग साथ में होते हैं या साथ में रहना चाहते हैं, उसको होमोसेक्सुअल बोलते हैं। होमो यानी सेम, सेक्सुअल यानी सेम सेक्स के दो लोग जब साथ में होंगे उसको होमोसेक्सुअल बोलते हैं। और इसका उल्टा होता है, जब अपोजिट सेक्स के दो लोग साथ में रहेंगे, मेल या फीमेल, उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोसेक्सुअल। तो यहां पे क्या हुआ, X और Y दोनों अलग अलग हैं, इसको बोला जाता है हेटेरोगैमीट। ये होता है हेटेरोगैमीट। तो यहां क्या है, ये एक है होमोगैमीट है, ये होमोगैमीट है, और ये हेटेरोगैमीट है। अब इसमें से ये तो चला गया, तो दो कंडीशन बची, एक बची होमोगैमेट की, एक बची हेटेरोगैमीट की। अब इसको लेके हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या हुआ, दो कंडीशन हमारे पास है। एक क्या था, X, एक क्या था, X, Y। ठीक, अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, Y ईगोइस्ट तो है, नार्सिसिस्ट भी है। Y क्या करता है, अब इसने देखा कि भैया ये X यहां पे है, ये X यहां पे है, तो लड़के के पास भी तो एक X है। तो उसने ये सोच लिया कि साला X तो कोई काम करती ही नहीं है। हाँ। होता ये है कि Y के पास ना एक जीन होता है जिसका नाम है SRY जीन, जिसका फुल फॉर्म है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ Y क्रोमोसोम। अब ये एक ऐसा जीन है जो ये डिसाइड करता है कि जहां भी ये प्रेजेंट होगा वहां पे मेलनेस होगी। अब मैं बोल रहा था ना इगोइस्टिक है। अब जहां भी Y क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा किसी भी कंडीशन में, अगर Y क्रोमोसोम प्रेजेंट है मतलब मेलनेस की थोड़ी बहुत झलक, अगर बहुत सारे X हैं तो भी मेलनेस की कुछ झलक होगी, और अगर X और Y है तो वो मेल ही होगा, दूसरा कोई कंडीशन है ही नहीं। अगर X और Y नॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट है मतलब मेल होगा। तो अब क्या हुआ,
ईगोइस्ट है, हमारा वाई ईगोइस्ट है ना। अब वाई ने क्या कहा, भैया सारा काम मैं ही कर रहा हूँ, ये इसलिए तो छोड़ के आया था ऑटोसोम्स को कि काम ना करना पड़े। यहाँ भी कह रहे हैं कि यार मैं ही काम कर रहा हूँ सारा का सारा, मैं ही जीन को डिफाइन कर रहा हूँ, मैं ही इसको मेलनेस दे रहा हूँ, वाई करती ही कुछ नहीं है। तो इसने कहा कि यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, सारे एक्स एक जैसे ही होते हैं, कोई काम के नहीं करते, मैं ही काम करता हूँ। ये है उसका मेन मुद्दा। उसकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक्स हमारी कोई काम नहीं करती, मैं ही सारा काम करता हूँ, इसलिए सारे एक्स एक जैसे होते हैं। एक्स, ये भी इसके एक्स है, ये भी एक्स है, सारे एक्स एक जैसे ही होते हैं। ठीक, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब Y के पास क्या है, एक जीन है जिसका नाम है SRY जीन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह नीट में भी और बोर्ड में भी आ सकता है या पूछा जा सकता है, आप आंसर राइटिंग भी करते हैं। तो एक स्पेसिफिक जीन है, सिर्फ वही जीन डिटरमाइन करता है कि मेल होगा या फीमेल होगी। तो उसको आप याद रखिए, SRY जीन, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ Y क्रोमोसोम, इसका फुल फॉर्म है। अब जब सेक्स डिटरमिनेशन हम पढ़ते हैं ना, तो एक मूवी मेरे दिमाग में आती है। जब भी सेक्स डिटरमिनेशन हम पढ़ते हैं तो वो दंगल मूवी है। दंगल मूवी में एक सीन है जब शायद 3 बेटियां पैदा हो जाती हैं आमिर खान की। उसके बाद उसकी बीवी उसके पास आके कहती है कि मैं आपको बेटा नहीं दे पाई। कितनी बेतुकी बात है। अब यहाँ देखो ना, अभी मैंने आपको बताया कि लड़कियों का अगर हम इसके हिसाब से देखें तो लड़कियों का कोई रोल ही नहीं है, लड़कियां कुछ कर ही नहीं रही। या एक्स, लड़कियों के पास क्या है बेसिकली, अगर हम एक क्रॉस बनाएं एक्स एक्स, ये फीमेल होता है, ये मेल होती है। अब इनके पास तो ये जीन ही नहीं है जो मेलनेस डिफाइन करे या मेलनेस को डिफाइन ना करने दे, तो वो कुछ नहीं कर सकते। अब उसमें क्या बताया है कि मैं आपको पोता नहीं दे, मैं आपको लड़का नहीं दे पाई। वैसे ही हमारे समाज में भी बहुत पुराने टाइम से ही चलता आया है कि लड़कियों को इस बात से प्रताड़ित किया जाता था कि हमको पोता नहीं दे रही हैं, या भ्रूण हत्या कर देते थे। लोगों को पहले पता चल जाता था। टेस्ट होते हैं बहुत सारे जिससे हम बर्थ से पहले ही किसी भी चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, या हम पता कर सकते हैं मेल है या फीमेल है। बहुत पहले हमारे इंडिया में भी ये टेस्ट लीगल था, बट इसको बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, इसलिए अब गवर्नमेंट ने इसको इलीगल कर दिया है। तो पहले क्या होता था, लोगों को पता चल गया कि हमारे यहाँ लड़की पैदा होने वाली है, तो वो भ्रूण हत्या कर देते थे या लड़कियों को मार देते थे, और ये सोचते थे कि दहेज देना पड़ेगा या बहुत बहुत सारी चीज़ें कि वैसे भी लड़कियों को समाज में पहले ज़्यादा इज्जत नहीं मिलती थी। अब तो चीज़ें बदल गई हैं, बट पहले ये था कि ये सोचा जाता, लड़कियों को बोझ के जैसे सोचा जाता था। पर अब सिचुएशंस अलग हैं, अब जो कंडीशंस हैं वो अलग है। अब हमारा समाज बहुत बहुत ज़्यादा बदल चुका है पहले के कंपैरिजन में। तो पर पहले ये होता था कि बहुओं को, बेटियों को इसलिए सताया जाता था क्योंकि वो पोता नहीं दे पा रही हैं। हम देखते हैं कि ये कितना सही है कितना गलत है उनको ये कहना कि वो हमको पोता नहीं दे पा रही हैं। हम टेस्ट करके देखते हैं, हम टेस्ट डिजाइन करते हैं। हम एक पेरेंट ले लेते हैं, पेरेंट में फीमेल हमेशा XX होती है और मेल क्या होता है XY होता है। इनके हम गैमीट बना के टेस्ट करते हैं, XX XY। ये XX क्या होगा, यहाँ से X, यहाँ से X, ये X हो गया, यहाँ से X, यहाँ से Y। अब नेक्स्ट टेस्ट, ये XX, ये XY। अब हम इसका आउटकम देखते हैं। XX जहां भी है वो क्या होगा फीमेल, XY मेल, XX फीमेल और XY मेल। अब इसका आउटकम क्या निकला, 50% प्रोबेबिलिटी है या तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये हमको बताता है कि ये जो जितने भी बातें हैं वो कितनी गलत हैं कि लड़कियों को इसलिए कोसना कि वो हमको पोता नहीं दे पा रही हैं, या ये कहना कि ये जिम्मेदार है कि हमको पोता नहीं हो पा रहा है। या कई लोग तो ये भी कहते थे कि एक बहू से अगर बेटा नहीं हो पा रहा है तो दूसरी शादी कर लिए, तीसरी शादी कर लिए, या बहुत सारी ऐसी बातें चलती थी। बट ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी का खेल है। यहाँ हम ना लड़के को दोषी मान सकते हैं या कुछ कह सकते हैं, या लड़की को कह सकते हैं। ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी 50%। जब एक बच्चा होने वाला होता है तो 50% ही चांस होते हैं कि या तो मेल होगा या फीमेल होगी।
50% चांस है ना। तो ये कहना बहुत गलत है कि सिर्फ लड़की की जिम्मेदारी है कि वो हमको पोता नहीं दे पा रही है, या लड़की ये डिसाइड करती है पोता। अगर उसी को दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ तो लड़का डिफाइन करता है कि या तो पोता होगा या पोती, बट वो भी सही नहीं है। 50% प्रोबेबिलिटी है, 50% प्रोबेबिलिटी है कि या तो लड़का होगा या 50% प्रोबेबिलिटी है कि लड़की होगी। तो ये होता है बेसिक हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। अब यही सेम सेक्स डिटर्मिनेशन का जो पैटर्न है वो ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई होते हैं उनमें देखा जाता है। उनमें भी जो फ्रूट फ्लाई होते हैं उनमें भी जो मेल होते हैं वो XY होते हैं, जो फीमेल होते हैं वो XX होते हैं। इस कंडीशन को जिसमें मेल ये डिफाइन करता है कि जेंडर X होगा या Y होगा, या जिसमें हेट्रोगैमीट होती हैं, तो इसको बोला जाता है मेल हेट्रोगैमिटी। इसमें फीमेल जो है वो बिल्कुल सेम है। फीमेल का सेक्स डिटर्मिनेशन में बहुत ज्यादा रोल नहीं है। मेन रोल किसका है? जिसके पास हेट्रोगैमीट है या जो हेट्रोफॉर्म में है, जो दोनों, जिसके पास दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हैं, वो ये डिफाइन कर सकता है कि सेक्स क्या होगा। अब ये तो हमने बात किया मेल हेट्रोगैमिटी। ये किस किस में आता है? ह्यूमंस में आता है और किस में आता है? फ्रूट फ्लाई में आता है। अब एक दूसरा कंडीशन भी है। अगर ये ऐसा है, इसमें मेल में XY है, फीमेल में XX है, तो दूसरा कंडीशन भी हो सकता है। अब वो आप लोग मुझे बताएंगे, जिन्होंने 12th किया है या उसके ऊपर की क्लास के हैं, वो लोग तो बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इसका उल्टा जो कंडीशन होता है, फीमेल हेट्रोगैमिटी, ये किसमें पॉसिबल है या किसमें होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी सेक्स डिटर्मिनेशन की टेक्निक्स हैं या सेक्स डिटर्मिनेशन है जिसमें एनवायरनमेंट ये डिसाइड करता है कि मेल होंगे या फीमेल होंगे। तो वो भी जब हम इसके बारे में वास्ट में पढ़ेंगे तो जानेंगे। बट अभी मेरे से भी बताने का मकसद था कि सेक्स डिटर्मिनेशन 12th का एक टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, फिर भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ऑटोसोम्स कितने होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम ये जिनको हम एलोसोम्स बोलते हैं वो कितने होते हैं, जो मेल एक जीन है वो जीन है SRY जीन, जो कि Y क्रोमोसोम में मिलता है। और दूसरी एक चीज मेल हेट्रोगैमिटी, फीमेल हेट्रोगैमिटी। मेल हेट्रोगैमिटी किसमें होती है? ह्यूमंस में होती है और फ्लाइस में होती है। फीमेल हेट्रोगैमिटी ये आप मुझे पता करके बताएंगे या तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और इसके अलावा एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्टेड सेक्स डिटर्मिनेशन, इसके बारे में हम या तो बाद में बात करेंगे या आप मुझे बताएंगे। तो सेक्स डिटर्मिनेशन का ये छोटा सा टॉपिक मैं यहीं समाप्त करता हूं। ये तो एक छोटा सा टॉपिक था सेक्स डिटर्मिनेशन का। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में या आगे से हम बेसिक बायोलॉजी पढ़ेंगे। हम बायोलॉजी में जाएंगे, स्टार्ट हम करेंगे सेल से। सेल क्या होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, कितने तरह के सेल होते हैं, ह्यूमंस में कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया में कौन से होते हैं, या प्लांट में कौन से होते हैं, सब में सिमिलरिटी क्या है, सब में डिफरेंसेस क्या हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बारे में देखेंगे। तो आई होप कि ये जितना भी इंफॉर्मेशन मैंने दिया वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो। ये सिर्फ मैंने 12th के हिसाब से नहीं, बाकी जनरल पब्लिक को भी समझाने के हिसाब से बनाया था। अब नेक्स्ट वीडियो से हम ये टारगेट करेंगे कि हम स्टूडेंट के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकें और उनको स्पेसिफिक टॉपिक डिलीवर कर सकें। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ या जो भी साइंस के स्टूडेंट हैं या बायो के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो भी ऐसी वीडियो उनको मिल सके और वो पढ़ सकें और उनके लिए मैं हेल्पफुल हो सकूँ। थैंक यू।